जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो डेली करंट अफेयर की क्लास है, आजकल की ताज़ा तरीन घटनाओं से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने रिवीजन सेशन पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि रिवीजन के बाद ही कोई चीज़ आपका अपना हो सकता है। अगर आप बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा समय आपका कंसंट्रेशन उस पर नहीं होगा और क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो पहले हम इधर उधर की बात न करते हुए अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कल हमने आपको पढ़ा रखा है। तो पहला प्रश्न ही है कि अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो ए ऑप्शन होगा कर्नाटक, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र और डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। सबसे अधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर मित्रों उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी पुणे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, चेन्नई में। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस शहर में हो रही है? आप लोग जान ही रहे होंगे कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो जितने सारे इवेंट हो रहे हैं, लगभग हर हफ्ते पे इवेंट ही हो रहे हैं, तो उसकी अध्यक्षता भारत के किसी शहर में ही हो रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन उदयपुर और डी ऑप्शन जोधपुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों की प्रमुखों की बैठक होगी। भीषण सूखे और डेन्यूब नदी के किनारे जलस्तर के कारण किस देश ने अपना चेरनाबोडा, क्या नाम है, चेरनाबोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिया है? तो रोमानिया। कौन सा देश होगा मित्रों? रोमानिया देश। अब आपका पूछ सकता है चेरनाबोडा परमाणु संयंत्र किस देश का था जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया? आप लोग जान ही रहे हैं, डेन्यूब नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। आगे बढ़ते हैं। फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु और डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। तो पांचवें का सी कहाँ पर होगा मित्रों? बेंगलुरु में। सूर्यपथ तिरंगा, सूर्यपथ तिरंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश में की गई है? सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश में की गई है? तो किस देश में की गई है मित्रों? फिजी। फिजी की राजधानी सुआ से की गई है और यहाँ भारतीय उच्चायोग से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके? सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले रेस की शुरुआत की गई। वर्ल्ड हेरिटेज इग्रेनेस स्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त परीक्षा बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, किस नदी पर बनाया गया है मित्रों? परीक्षा बांध सोन नदी पर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राज्य गौरव पुरस्कार 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान के 7 महत्वों को सम्मानित किया गया है? तो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान के महत्वों को शामिल किया गया है। या जलदपारा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी कहाँ पर हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में। भी हो जाएगा आपका कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और कोई भी जब पहला होता है तो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? क्या नाम है मित्रों? संध्या किरण कैशलेस, क्या है मित्रों? संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, तेलंगाना ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा किस राज्य ने की है?
कर्नाटक ने। संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा है, इसमें 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला आजकल की जो ताज़ा तरीन घटनाएं हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, उसके लिए पहला प्रश्न या खोजी विद्यार्थी का यह नियम होता है कि वह इस तरह अपने परीक्षा को डिजाइन कर ले, किस तरह से न्यूज़पेपरों से, रील के माध्यम से, सारे माध्यमों से अपने जीके और करंट अफेयर को पकड़ सके। तो पहला ही प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर किस शहर में शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भोपाल, बी ऑप्शन हो जाएगा इंदौर, सी ऑप्शन होगा जबलपुर और डी ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में। यह कहाँ शुरू किया गया है मित्रों? इंदौर के मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया? 15 अगस्त 2026 को मोहन यादव के द्वारा। मोहन यादव कौन है? इंदौर के एमपी के सीएम है मध्य प्रदेश के। और कब किया गया उद्घाटन का? 15 अगस्त 2026 को। आपको याद होना चाहिए 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? मोहन यादव। मोहन यादव के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहन यादव के द्वारा किया गया। और यह कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? आप लोगों को यह एक चिड़ियाघर है, आप लोग जान ही रहे होंगे, कमला नेहरू संग्रहालय इसका नाम है। क्या नाम है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इसका उद्घाटन किया गया है। अब इसमें क्या होगा? 3D, 4D थिएटर और डिजिटल वर्चुअल जंगली सफारी इसमें दिखाई जाएगी। आप लोग एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से कार्टून और में दिखाई जाती है, उसी प्रकार एनिमेशन के माध्यम से 3D गेम, थिएटर, डिजिटल वर्चुअल सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप जूलॉजिकल पार्क का वर्चुअल और डिजिटल शहर में शुरू किया गया। और इस तरह लगेगा कि आपको कि आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, जैसे आप तारामंडल में जाते हैं, लगता कि आप आसमान के नीचे बैठे हैं, उसी प्रकार के कुछ व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर चिड़ियाघर की बात कर ली गई है, कमला नेहरू प्राणी उद्यान। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में। यह कहाँ पर है? अन्ना जूलॉजिकल पार्क मित्रों तमिलनाडु में सबसे बड़ा अन्ना जूलॉजिकल पार्क। यह कहाँ पर मित्रों? तमिलनाडु में। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है सबसे बड़ा, तो यूएसए का नॉर्थ कैरोलिना जू। यूएसए का नॉर्थ कैरोलिना जू सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। वही सारी बातें यहाँ पर की गई हैं कि 4D सिनेमा और वर्चुअल जंगली सफारी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर चिड़ियाघर में किया गया है। इसका उद्घाटन 16 अगस्त को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के द्वारा किया गया। और इसमें 14 संवेदी प्रभावों और 14D सिनेमा, चिड़ियाघर, वर्चुअल जंगली सफारी और इमर्सिव 3D गेम, थिएटर जैसे सुविधाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न, स्पेस एक्स ने 15 अगस्त 2026 को 2 फाल्कन 9 रॉकेट कितने समय के अंतराल पर लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कितने समय अंतराल पे लॉन्च किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो 28.5 मिनट, 38.5 मिनट, 48.5 मिनट, 58.5 मिनट। तो आपका उत्तर हो जाएगा 38.5 मिनट के अंतराल पर फाल्कन 9 रॉकेट के 2 इवेंट को छोड़ा गया था। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से कहाँ पर जो पहला छोड़ा गया कैप कैनेवेरा स्पेस स्टेशन से छोड़ा गया, और दूसरा कहाँ से छोड़ा गया? कैलिफोर्निया के
बैडनबर्ग स्टेशन से। कहाँ से? कैलिफोर्निया के बैडनबर्ग स्टेशन से दूसरा छोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। वही सारी बातें लिखी हैं। स्पेसएक्स ने 15 अगस्त को 2 विपरीत तटों से मात्र 38.5 मिनट के अंतराल पर फाल्कन 9 रॉकेट का सबसे कम समय में 2 अंतरिक्ष मिशन भेजने का नया रिकॉर्ड बनाया है। फाल्कन 9 रॉकेट के केप कैनेवरा स्पेस स्पोर्ट स्टेशन से लॉन्च किया गया, जो ग्लोब स्टार कंपनी ने 9 संचार उपग्रहों को लेकर गई, और दूसरा फाल्कन 9 रॉकेट को कैलिफोर्निया के बेडेनबर्ग स्पेस स्पोर्ट से अमेरिका की अंतरिक्ष बल के गोपनीय मिशन USSF 366 को लेकर रवाना हुआ है। इससे पहले स्पेसएक्स का ही रिकॉर्ड था 1 घंटे 5 मिनट के अंतराल पर 2 फाल्कन 9 रॉकेट छोड़े गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर वाई शिल्पी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर वाई शिल्पी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पद्मश्री, बी ऑप्शन हो गया राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024, सी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, और डी हो जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। और जो इनको सम्मानित किया गया है चंद्रशेखर वाई को, इनको किसने सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और यह कहाँ से हैं? कर्नाटक से हैं। और यह मुख्यतः लकड़ी के नक्काशी या पत्थरों की नक्काशी करने के लिए इन्हें जाना जाता है, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह चर्चा में है। और इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024 मिल चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है और इन्हें जाना जाता है लकड़ी और पत्थरों में नक्काशी करने के लिए। मूर्तिकार चंद्रशेखर वाई शिल्पी का 15 अगस्त 2026 को निधन हो गया है, और ये लकड़ी, पत्थर तथा पंच लोहा कला के जरिए कल्याण कर्नाटक की विरासत संवारते थे। उन्हें लकड़ी के पारंपरिक नक्काशीदार दरवाजे के लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। साइबर खुशी 2026 का शुभारंभ किस संस्थान ने किया है? आपसे पूछा जा रहा है। साइबर कुश्ती 2026 की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसरो, बी ऑप्शन हो जाएगा DRDO, सी ऑप्शन हो जाएगा नीलिट, और डी ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, नीलिट के द्वारा की गई है। अब आप लोग नीलिट के बारे में जान ही रहे होंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका नाम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती के 2026 के लिए नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और AI हैकाथॉन की शुरुआत की है। यह क्या है? AI हैकाथॉन है, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? नीलिट के द्वारा की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय सुरक्षा AI हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा आकलन में केवल पता लगाने की गति के बजाय मानवीय निर्णय को लेने की क्षमता का परीक्षण और पहचान करना है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यह आ सकता है क्योंकि साइबर कुश्ती जो इसका नाम है वह कुछ अटपटा सा लग रहा है, इसलिए इसके आने की जो नाम अटपटे हों या किसी अटपटे व्यक्ति द्वारा कोई काम किया गया हो, उसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्योंकि आप लोग देखें एग्जामिनर भी आप ही लोगों के बीच के सेटर होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिसमें कुछ या तो नाम में या तो उसकी उपयोगिता बहुत अधिक हो, उन सबको ध्यान में रखकर उन क्वेश्चनों को बनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 5वां, 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु, बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, और बी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु, सी ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, और डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, नई
दिल्ली में किसकी 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की है और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। किसने की है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव यह कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इनके अधीन है, भूपेंद्र यादव के। और इसकी जो थीम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण मंत्रियों की ब्रिक्स पर्यावरणियों की बैठक है और यह थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है अब की बार की। तो थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्णय। इसकी थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, लचीलापन, नवाचार, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्णय। स्थिरता के लिए निर्णय, स्थिरता के लिए निर्णय। जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की थीम है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्णय। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 17 से 18 अगस्त को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। आप लोग जान ही रहे हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। अध्यक्षता भारत पर्यावरण मंत्री ने की है, वह कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। और इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्णय। आगे बढ़ते हैं। एरी रेशम वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। एरी रेशम बुनाई के लिए उत्कृष्ट केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है और यह किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ईस्ट खारी हिल्स, बी हो जाएगा री भोई, सी हो जाएगा वेस्ट गारो हिल्स और डी हो जाएगा साउथ वेस्ट खासी हिल। तो कहाँ पर किया गया है? री भोई। री भोई डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? मेघालय का। कहाँ पर का है मित्रों? मेघालय का। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेके री भोई डिस्ट्रिक्ट में इरी बुनाई के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण की उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। और किस जिले में बनाया गया है आपसे पूछा गया है प्रश्न में, री भोई। लेकिन मित्रों अब मेघालय आ गया है चर्चा में, तो मेघालय के सीएम कौन है? कनराड संगमा। कनराड संगमा। मेघालय के सीएम। मेघालय के सीएम कौन है मित्रों? कनराड संगमा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इरिगेशन, इरिगेशन उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे कौन कौन राज्य है? तो पहले स्थान पे इरिगेशन के उत्पादन के मामले में मेघालय, असम पहले स्थान पर है मित्रों, लेकिन मेघालय दूसरे स्थान पे। असम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मेघालय है और तीसरे स्थान पर है आपका मणिपुर। कौन सा मित्रों? मणिपुर। तीसरे स्थान पर कौन है? मणिपुर। अब इसी प्रकार विश्व स्तर के रेशम का उत्पादन करने वाला कौन सी रेशम? सारी रेशम की बात नहीं की जा रही है यहाँ, एरी रेशम की बात की जा रही। इसमें विश्व स्तर पर उत्पादन करने में पहले स्थान किस देश का है? तो आप लोगों को पता होगा पहला स्थान भारत का है इस रेशम के उत्पादन में। भारत पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान चीन का एरी रेशम के मामले में और तीसरा स्थान आपके जापान का है। जापान का तीसरा स्थान है एरी रेशम के उत्पादन में। और यह एरी रेशम की जो विशेषता है, इसे अहिंसक सिल्क कहा जाता है। अहिंसक सिल्क इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोकून, जो एक खोल होती है जिससे रेशम बनाया जाता है, अब जो ये सिंपल रेशे होते हैं, इसमें क्या होता है मित्रों? इसमें जब वो कीड़े होते हैं और जब उसका उत्पादन किया जाता है तो कीड़े मर जाते हैं मित्रों। लेकिन इसमें कोकून या एरी रेशम एक प्रकार की रेशम है जिसमें कीड़े मरते नहीं हैं, और जब ये मरते नहीं हैं और जब लास्ट में इसकी निकालने की बारी होती है उसमें से निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसे अहिंसक, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं होती है, कीड़े भी अपना निकल जाते हैं कोकून बनाकर और उसका उपयोग रेशम बनाने में कर लिया जाता है। और शांत सिल्क और
अहिंसाशील इसे इसीलिए कहा जाता है। और ये किन को खाते हैं? अरंडी, अरंडी के पत्तों को खाकर ये अपना कोकून तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। मेघालय के मुख्तलिफ कार्यालय संगमा ने एरी रेशम से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है री भोई डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट है और सारी विशेषता हम इसकी आपको बता चुके हैं। इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब, इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब 2.0 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, बी ऑप्शन हो जाएगा पटना, सी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल और डी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। लेकिन यह कहाँ पर किया गया है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना, पटना बिहार, बिहार में किया गया है। इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब, इलेक्टोरल लिटरेरी क्लब का यह क्या है और कैसे होगा, अब इसके बारे में हम लोग को जान लेना जरूरी है। 2.2 उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, यह भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, क्या नाम है उनका? ज्ञानेश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ज्ञानेश कुमार किसके द्वारा मित्रों? ज्ञानेश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? पटना बिहार में। लेकिन अब इसका उद्देश्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्कूल कॉलेज के युवा छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और मतदान लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना, यानी कुल मिला जुलाकर चुनाव से संबंधित बातों को और चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को, मापदंडों को, मानकों को और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आज के युवा को जागरूक करने के लिए किसने? ज्ञानेश कुमार जी ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? पटना से, पटना बिहार से। अब यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि जो और दो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, कौन कौन से हैं? विवेक, कौन है मित्रों? विवेक जोशी और दूसरा नाम है सुखविंदर सिंह संधू। सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं, सुखविंदर सिंह संधू हैं, दूसरा नाम है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव आयोग है, इसकी एक टैग लाइन होती है लर्न डेमोक्रेसी लैंड डेमोक्रेसी, लर्न डेमोक्रेसी और लैंड डेमोक्रेसी जो इसकी टैगलाइन है। किसकी टैगलाइन है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की टैगलाइन है लर्न डेमोक्रेसी और लैंड डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी, विवेक जोशी जी और सुखबीर सिंह संधू जी, ये तीनों भारत के चुनाव आयुक्त हैं और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे नाम देकर पूछ लेता है कि कौन चुनाव आयुक्त नहीं है और एक नाम उसमें से अलग से दे दिया जाता है। तो आप लोग जान ही रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी ने 2026 को पटना, कहाँ पर? पटना से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है? स्कूल के बच्चों को या विद्यार्थियों को चुनाव प्रक्रिया और मतदान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। और लर्न डेमोक्रेसी और लीड डेमोक्रेसी इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन क्या होती है मित्रों? टैगलाइन वह होती है जो किसी भी चीज़ को बार बार उसे दिखाने के लिए इसके छोटे शब्दों में प्रोत्साहित करती है। डेमोक्रेसी के बारे में लर्न डेमोक्रेसी लीड डेमोक्रेसी, इसकी जो टैगलाइन है लर्न डेमोक्रेसी और लीड डेमोक्रेसी। 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक रूप से कब लागू किया गया? क्योंकि अभी तक जब तक वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार थी तो जो 5 लाख रुपए आपको मिलते हैं आयुष्मान कार्ड से और इलाज कराने के लिए वह नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब वहाँ पर भाजपा की सरकार है तो
तो उसे फिर लागू किया जा रहा है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है किस दिन लागू किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14 अगस्त 2026 को, बी ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 2026 को, सी ऑप्शन हो जाएगा 16 अगस्त 2026 को और डी ऑप्शन हो जाएगा 17 अगस्त 2026 को। तो उत्तर आपका हो जाएगा 16 अगस्त 2026 को। क्या होगा मित्रों? 16 अगस्त 2026 को पीएम जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके इतिहास के बारे में कुछ आपको जानना है। तो 23 सितंबर 2018 को। कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उस समय मोदी के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर? पीएम मोदी के द्वारा किया गया, रांची झारखंड से किया गया था। और लेकिन आपसे बार बार पूछा जाता है किस मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। किसको? आयुष्मान योजना को किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। 16 अगस्त 2026 को आयुष्मान भारत योजना को पूरे पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया। अब 1 साल के लिए 5 लाख रुपए कैशलेस इसमें इलाज कराए जाएंगे। यह सब बातें आप लोग जान ही रहे होंगे। ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम भारत के किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, बी हो जाएगा कर्नाटक, सी हो जाएगा केरल और डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। ओणम कहाँ का मुख्य त्यौहार है? केरल का। लेकिन यह इतिहास का विषय है तो हम करंट में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ओणम इस समय चर्चा में है और मनाया जा रहा है 16 अगस्त से 26 अगस्त तक मनाया जाएगा। कब से मित्रों? 16 अगस्त से और 26 अगस्त तक। कब से कब तक? 16 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक यह मनाया जा रहा है। और यह बार बार आपसे परीक्षा में पूछता है कि ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है, इसमें क्या होता है? तो यह फसल कटाई का एक उत्सव है। क्या है मित्रों? यह फसल कटाई का एक उत्सव है। और विष्णु के 52 अवतार की इसमें बात की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। ओणम में विष्णु के 52 मतलब छोटे बौने जब हो गए थे तो उस अवतार के राजा महाबली के वरदान जो उन्होंने मांगा था, पौराणिक कथाओं में आपने सुना ही होगा कि 3 पग में उन्होंने राजा बल से पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया था। 2 ही पग में आकाश और पाताल नाप लिया था। तो उन्होंने 3rd पग के लिए उन्होंने फिर याचना की थी कि अगर आप अपने रूप में आ जाएं तो 3rd पग की भी जमीन हम दे देंगे, 3.5 पग। तो उन्होंने फिर ज्यों ही अपने पेट के बल ले गए महाबली, और उसके बाद विष्णु ने 3रे पग रखने की कोशिश रखते हुए ना फिर अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही कहानी है। लेकिन ओणम क्यों मनाया जाता है? फसल कटाई का एक त्यौहार है। और यह इसमें किसकी पूजा होती है? विष्णु के 52 अवतार की। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश की सेनाओं के बीच आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, यह बार बार आपसे पूछा जाता है किन सेनाओं के बीच होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, बी ऑप्शन हो जाएगा भूटान, सी ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड और डी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। तो किन 2 देशों के बीच होता है मैत्री? बार बार भारत और थाईलैंड के बीच होता है यह अभ्यास। और जो यह अभ्यास हुआ है ये कौन सा है? यह 15वां है। जैसे कोई भी सैन्य अभ्यास या मैत्री अभ्यास होता है तो उसका संख्या पूछ ली जाती है आपसे कि यह कौन सा सैन्य अभ्यास है और यह कहाँ पे हुआ, किस से किस दिन तक हुआ, और अगर कोई सैनिक अभ्यास है भारत की कौन सी बटालियन ने भाग लिया है, अगर एयरफोर्स का अभ्यास है तो कौन कौन से फाइटर विमान भाग लिए। यही सब आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो जो 2026 में हुआ है यह कौन सा मैत्री है? 15वां है और भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। और यह कहाँ पर हुआ है? आपसे पूछा जाता है तो यह कहाँ पर हुआ है? तो यह थाईलैंड में। कहाँ पर ही आयोजित किया गया था मित्रों? थाईलैंड में, ना कि भारत में।
और कब से कब हुआ? 18 से 31 अगस्त तक यह चलेगा, अभी चर्चा में है इसीलिए पूछा गया है। 18 अगस्त से 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक यह चलेगा, यह मैत्री अभ्यास। और भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो 9 गोरखा राइफल, भारत की तरफ से 9 गोरखा राइफल को आप जान ही रहे हैं। भारत की तरफ से 9 गोरखा राइफल इसमें भाग लेगा। और थाईलैंड की तरफ से रॉयल थाई सेना, कौन मित्रों? रॉयल थाई सेना, ये दोनों इसमें भाग लेंगे। और यह कहाँ पे होगा? थाईलैंड में होगा। लेकिन कभी कभी पूछ लिया गया है कि ऐसे क्वेश्चन बना दिया गया है कि जो यह 15वां सैन्य अभ्यास है यह थाईलैंड में हो रहा है, लेकिन जो 14वां सैन्य अभ्यास था यह कहाँ पर होगा, मतलब हुआ था, आपसे पूछ लेगा तो आपको बताना होगा उमरोई मेघालय में हुआ था 14वां, और भारत में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? उमरोई मेघालय में। कहाँ पर? उमरोई मेघालय में। उमरोई मेघालय, क्योंकि यह भारत में हुआ था 14वां, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अधिक इम्पॉर्टेंट 15वां है, कहाँ हो रहा है? थाईलैंड में। लेकिन इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की तरफ से इसमें किस रेजिमेंट में भाग लिया है? तो गोरखा रेजिमेंट ने। और कौन सा है? 15वां है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक होगा यह? तो 18 से 31 अगस्त 2026 तक यह अभ्यास चलेगा। कौन सा? मैत्री। आगे बढ़ते हैं स्लाइड के माध्यम से। अभ्यास मैत्री XV भारतीय सेनाओं और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। और 9 गोरखा राइफल भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं। और इसका आयोजन स्थल जो थाईलैंड में हो रहा है, लेकिन इसका आयोजन स्थल क्या है? थाईलैंड के अंदर विभावदी रंगासित कैंप। कौन सा है मित्रों? विभावदी रंगसित कैंप। और सूरत थानी थाईलैंड में। यह सूरत भारत का नहीं है, सूरत थानी यह थाईलैंड का स्थान है, यहाँ पर यह होगा। और पूरा नाम है विवावादी रंगसित कैंप सूरत थानी में यह होगा। कब से कब होता? 18 से 31 अगस्त तक होगा। और इससे पहले जो 25 में हुआ था वह कहाँ पर था? उमरोई मेघालय में हुआ था। बस इतना ही फैक्ट आपको जानना है। और अगर इतना फैक्ट अगर आप जान रहे हैं किसी भी अभ्यास से संबंधित, वह कहाँ पर हुआ, किन दो सेनाओं के बीच हुआ, कौथाई अभ्यास था, किन सेनाओं के बीच हुआ, किस डेट को हुआ, इतना आप जान रहे हैं तो युद्ध अभ्यास से इससे अधिक इतर क्वेश्चन नहीं पूछता है। और बार बार हर परीक्षा में ये क्वेश्चन अवश्य इससे पूछा जाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मित्रों, चाहे सम्मेलन हो चाहे युद्ध अभ्यास हो, इसी तरह से क्वेश्चन उससे पूछे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को खूब समझ में आया होगा जो हमने प्रयास किया। आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के आजकल की जो ताज़ा तरीन घटनाएं थीं और जो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से हमने आप प्रश्न को डिजाइन करके आपके सामने रखा। क्योंकि बहुत तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, लेकिन परीक्षा में इस समय क्या माहौल है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यह आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि परीक्षा में हूबहू प्रश्न ऐसे ही मिल जाएंगे। तो मित्रों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो आप लोग प्रोटेक्ट करते हैं, अगर कुछ कमियाँ होती है तो आप लोग बताते हैं तो हम लोग उसमें सुधार करते हैं। और आप लोग रेगुलर कमेंट करें। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़िए, मस्त रहिए।